नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। 18 मार्च से शुरू ये श्रृंखला, आज ये दूसरा वीडियो है आप लोगों के लिए भूगोल के ऊपर, जो कि आगामी पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य जो भी टीचिंग एग्जाम है या भूगोल से संबंधित कहीं भी प्रश्न आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बिहार का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली एसएसबी का एग्जाम हो, कोई भी, वहां आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा। प्रश्न और उसके उत्तर को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को, और अपने कमेंट को जो है वो हमारे पास जो है पहुंचाइए, अपने फीडबैक को जो है वो हमारे पास पहुंचाइए। सबसे पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए। व्हाट डज द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन? बिग बैंग सिद्धांत क्या समझाता है? ऑप्शन है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को, परमाणुओं की संरचना को और ग्रहों के निर्माण को। अच्छा दोस्तों, एक और जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा कर दूं कि अब जो आपको ये डेली सेशन दिखेंगे वो चैप्टर वाइज रहेंगे। यानी कि एक चैप्टर, जैसे सबसे पहला अगर हम भूगोल में बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में, तो सबसे पहला चैप्टर है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स, सोलर सिस्टम से जो है हम स्टार्ट करके, और पर चैप्टर जो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न था। और दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी एक तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये आपको बिग बैंग से संबंधित तस्वीर देखने को मिल रही है। और यह सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विकास के बारे में बताता है। इसकी शुरुआत, यह सिद्धांत ये बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत जो है वो अत्यंत गर्भ, सघन अवस्था में हुई थी, और इसका आज भी विस्तार हो रहा है, और विस्तार के साथ साथ यह ठंडा भी हो रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था, एक छोटे से बिंदु से, और धीरे धीरे ये आज जो है वो विस्तार करता हुआ जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका उत्तर होगा कि बिग बैंग सिद्धांत जो है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है वो क्या करता है, बात करता है। किसके संदर्भ में बात करता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करता है। और यह सिद्धांत ये बताता है कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व जो है एक घटना हुई थी, जिस घटना को हम बिग बैंग की घटना हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच गैलेक्सी इज अर्थ लोकेटेड इन? पृथ्वी किस आकाश गंगा में स्थित है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। एंड्रोमेडा, आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे, त्रिकोणम और सोमबेरो। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। पृथ्वी किस गैलेक्सी में है? एंड्रोमेडा में, मिल्की वे में, त्रिकोणम में या सैम्ब्रो में? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। और एक इमेज आप बड़े ध्यान से देखें तो आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही है। और पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। और आकाशगंगा जो है वो क्या है? सितारों का, ग्रहों का और अन्य खगोल पिंडों का एक बहुत ही विस्तृत, बहुत ही विशाल जो है वह क्षेत्र है। ठीक, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा मिल्की वे, है ना। बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द एज ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है? आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक, ऑप्शन है 4.5 बिलियन वर्ष, 13.8 बिलियन वर्ष, 20 बिलियन वर्ष या 8 बिलियन वर्ष। आपको बताना है दोस्तों कि सही उत्तर क्या है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बात किया कि बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है, और उसी में हमने बात किया था कि जो ब्रह्मांड की आयु जो है वो कितनी है? 13.8 है। और बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने क्या कहा कि यह सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करता है, ब्रह्मांड के विकास के बारे में बात करता है। और यह बताता है कि शुरुआत में हमारा ब्रह्मांड एक मटर के दाने के बराबर या उससे भी छोटा था, अत्यंत गर्म था, अत्यंत सघन यानी कि हाई डेंसिटी था, हाई टेम्परेचर था। और तब से इसका विस्तार जो है
वो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये आप देख रहे हैं, तो आप देखिए कि सबसे पहला हमारा जो ब्रह्मांड था, शुरुआत में जो है वो एक छोटा-सा था और धीरे-धीरे इसके विस्तार की प्रक्रिया जो है देखने को मिल रही है। और टुडे की अगर हम बात करें तो 13.8 बिलियन ईयर्स जो है वो हो चुके हैं और इस समय हमारा ब्रह्मांड जो है ये देखने को मिल रहा है और इस ब्रह्मांड के अंदर ये हमारा सोलर सिस्टम सौरमंडल जो है वो आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक, तो आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन, फिर फर्स्ट पार्टिकल्स क्या क्या थे, तो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और डार्क मैटर थे। फिर उसके बाद फर्स्ट न्यूक्लियाई हीलियम हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। फिर फर्स्ट लाइट जो है वो एटम फॉर्म में हुए। ठीक, तो ये पूरा चीज है। उसके बाद ग्रेविटी हुआ, एंटी ग्रेविटी हुआ, यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, गैलेक्सी आगे चलकर जो है गैलेक्सी ब्रेक्स कर रही है, पूरी प्रक्रिया है जो कि आपको देखने को मिल रही। ठीक, अगला प्रश्न है, व्हाट कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स मास, ब्रह्मांड का अधिकांश द्रव्यमान किससे बना है? आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। स्टार्स यानी कि तारों से, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह से, डार्क मैटर से, या गैसेस क्लाउड गैसों के बादल से? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसको समझने के लिए आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ यूनिवर्स के अंदर जो मास कंपोजिशन है, इसमें आप देख रहे हैं कि हैवी एलिमेंट यानी कि जो भारी तत्व है, न्यूट्रॉन्स की मात्रा, स्टार्स की मात्रा, फ्री हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा, डार्क मैटर की मात्रा और डार्क एनर्जी की मात्रा आपको देखने को मिल रही है। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात कर रहे हैं तो डार्क एनर्जी 72%, फिर डार्क मैटर 23%, फ्री हाइड्रोजन और हीलियम 4%, सितारे यानी कि स्टार 0.5%, न्यूट्रॉन्स 0.3%, हैवी एलिमेंट 0.03% है। अब हम ऑप्शन पर आते हैं और ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन में कहीं भी हमें डार्क एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन ऑप्शन में हमें डार्क मैटर जरूर दिख रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो डार्क मैटर का उत्तर प्रश्न के हिसाब से देखें तो ब्रह्मांड में द्रव्यमान का सबसे अधिक हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द यूनिवर्स एक्सपेंशन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण प्रदान करता है? ये प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण तरंग, कॉस्मिक किरणें, रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल वेव्स, कॉस्मिक कॉस्मिक रेस, रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट? आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हम क्या बात कर रहे हैं, हमने कहा जब ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के बारे में, हमने जब बिग बैंग थ्योरी के बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कस किया, तो हमने कहा कि भैया हमारा ब्रह्मांड जो है वो क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। और ब्रह्मांड के विस्तार करने के बारे में जो पूरी की पूरी जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसको जो है वो एक तरह से कहें तो प्रमाणित करता है, समर्थन करता है, तो रेड शिफ्ट थ्योरी को समर्थन करता है। और ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बात करें तो ये प्रमाण सबसे पहले अगर हम देखें तो हबल के नियम के अनुसार मिला था। और हबल के नियम के अनुसार ये था कि दूरस्थ आकाशगंगाओं की गति और पृथ्वी से उनके बीच का जो है वो सीधा संबंध दर्शाया गया था, तथा ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण की खोज में भी जो है इसके माध्यम से सहायता मिली थी। तो हबल का नियम जो है वो 1920 के दशक में एडविन हबल के द्वारा जो दिया गया था, और इसमें यह बताया गया था कि हमारी आकाशगंगा एक दूसरे से जो है वो दूर जा रही है, और ये आकाशगंगा जितनी दूर जाएगी उतनी जितनी तेज गति से दूर जा रही है। और इसको बताने के लिए इन्होंने रेड शिफ्ट यानी कि लाल विचलन के बारे में बात किया था। लाल विचलन का मतलब है कि प्रकाश का जो विस्थापन हो रहा है, यानी कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है स्पेक्ट्रम में, जो लाल छोर है उसमें फैलाव देखने को मिल रहा है। ठीक, तो रेड शिफ्ट थ्योरी के माध्यम से ये बता रहे थे। अगला प्रश्न, व्हाट डज रेड शिफ्ट इज डिस्टेंट गैलेक्सी इंडिकेट, दूर आकाशगंगा में रेड शिफ्ट क्या दर्शाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। गैलेक्सी आर श्रिंकिंग, आकाशगंगा सिकुड़ रहे हैं। द यूनिवर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ब्रह्मांड फैल रहा है। गैलेक्सी आर स्टेशनरी, आकाशगंगा स्थिर है। यह आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, ठीक, क्या चीज कि आपको क्या बता रहा है, रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट ये बता रहा है कि यूनिवर्स जो है वो क्या कर रहा है, फैल रहा है। यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, यही बताया जा रहा है। ठीक, यानी कि जितना ज्यादा एक्सपेंड करेगा उतना रेड शिफ्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और हम जानते हैं कि लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये आप देखिए, ये इमेजेस के माध्यम से बताया है, द कॉस्मिकल रेड शिफ्ट, है ना? तो ये हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि आकाशगंगा जो है वो क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। अगला, द एक्सप्रो अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी की अनुमानित व्यास क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 3400 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर या 4200 किलोमीटर। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो तस्वीर देख लेते हैं और इसी से डिस्कशन जो है वो करते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रहा है जिसमें कि हम उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक अगर हम देखें तो 12,714, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक देखें। और अगर हम इसका विषुवत रेखा पे अगर हम बात करें तो ये 12,756 हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न यही पूछ रहा है कि भाई है कितना? तो चलिए ऑप्शन में हम आ जाते हैं। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 12,800 आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि राइट आंसर है। ठीक है ना? यही अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट ये है आपके स्क्रीन पर, हिंदी में अगर हम बात करें तो ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट और ये तीसरा स्टेटमेंट। इंग्लिश में बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए बड़े ध्यान से, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23.5 डिग्री। ठीक, तो इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे करके आपको समझने के लिए। टू द जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की धुरी पृथ्वी की भौगोलिक धुरी से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दूसरा स्टेटमेंट है, द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन अ पेनिसुलर इन नॉर्दर्न कनाडा। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से एक प्रायद्वीप पर स्थित है। तीसरा, अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू थुम्बा इन साउथ इंडिया। थुम्बा कहाँ है? तो थुम्बा जो है वो आपका केरल में है, त्रिवेंद्रम के पास। तो पृथ्वी का चुंबकीय भूमध्य रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से होकर गुजरता है। राइट आंसर क्या है? तो देखो, ये तो आपका आंसर सही है। अब जैसे इसमें एलिमिनेट करना है, हो सकता है कि आप कहोगे सर पता ही नहीं है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब आपको ध्यान रखना है कि तीसरा किस किस पे है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा है। चलो भैया, अब दूसरा, द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन अ पेनिसुलर इन नॉर्दर्न कनाडा। तो भैया नॉर्दर्न कनाडा में तो नहीं है, तो ये आपका गलत आंसर हो चुका है। ठीक है ना? तो दो जिसमें जिसमें है उसको काट लीजिए, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो थ्री जो है वो क्या है? आपका राइट आंसर है। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं, ये त्रिवेंद्रम दिख रहा है और ये थुम्बा आपको देखने को मिल रहा है, जिसको कि हम कहते हैं कि ये चुंबकत्व विषुवत रेखा है। ठीक, जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था। प्रश्न आप देखेंगे ध्यान से, तो क्या पूछा गया? चुंबकीय भूमध्य रेखा, है ना? ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये है, ध्रुवों पर दो लगातार देशांतरों जैसे कि 91 डिग्री ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट के बीच में दूरी कितनी होती है? ध्रुवों पर पूछ रहा है। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive longitude 91 डिग्री ईस्ट एंड 92 डिग्री ईस्ट एट द पोल्स इज 25 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या 0 किलोमीटर। अब आप बड़े ध्यान से इस इमेज को देखिए और उत्तर आपके पास है ना? बहुत ध्यान से इमेज को अगर आप देखेंगे तो उत्तर आपके पास है। कहां पूछ रहा है? ध्रुवों पर। अच्छा, कई लोग इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, देशांतर और अक्षांश में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, और ये विषुवत रेखा के पैरेलल समानांतर जो खींची हुई रेखा है, इसको हम लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा कहते हैं। तो प्रश्न हमने अक्षांश से नहीं, प्रश्न हमने देशांतर के संदर्भ में किया है कि दो देशांतर रेखा ध्रुवों पर कितनी। तो आप देखिए जाके यहां ये रेखा नहीं, ये बिंदु हो जाती है। तो कितना डिग्री कितना किलोमीटर होगा? तो 0 किलोमीटर जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ध्रुवों पर जाकर इनकी दूरी जो है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 0 किलोमीटर हो जाती है। और भूमध्य रेखा पर यह दूरी सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 111.321 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 दशमलव, यहां मैं लिख देता हूं, 111.321 किलोमीटर होती है। तो सबसे अधिक दूरी कहां हुई? तो विषुवत रेखा पर। ठीक, और सबसे कम दूरी कहां हुई?
तो सबसे कम दूरी या जीरो पे जो है वो कहां पहुंच गई, जीरो पे पहुंच गई आपकी ध्रुवों पर। ठीक है, ये मैं काले पेन से लिख दे रहा हूं। ठीक, समझ में आया? चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द सन इज द हॉट स्पॉट ऑफ द सोलर सिस्टम विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ। सूर्य सौर मंडल का हृदय स्थल है ना। चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं, पीले कलर से कर लेते हैं। सूर्य सौरमंडल का हृदय स्थल है जो पृथ्वी के सभी जीवों को ऊर्जा स्रोत देता है, ये पहला ऑप्शन। तो आप कहेंगे हाँ सर बढ़िया है, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना, सूर्य की सबसे भीतरी परत को कोरोना कहा जाता है। ठीक, अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो पहला तो सही है, ये आपको पता है। ठीक, तो नाइदर और नॉर वाला ऑप्शन यहां काट दीजिए। ठीक, ओनली टू का ऑप्शन भी काट दीजिए। आपको कंफ्यूजन कहां होगा, यहां और यहां। लेकिन आपको जानना है कोरोना कहां होता है। तो ये इमेज देखिए, सूर्य का जो सबसे बाहर का लेयर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, इसको हमने क्या कहा है, इसको हम कोरोना जानते हैं। ठीक है ना। तो सूर्य जो है वो सौर मंडल का हृदय स्थल है और पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन जीवों के ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है। हमारा सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी पर लगभग हर जीव जो है वह अपनी ऊर्जा के लिए सूर्य के ऊपर निर्भर है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द अर्थ डज नॉट मूव अलोंग इट्स ऑर्बिट एट अ कांस्टेंट रेट, पृथ्वी अपने कक्षा में स्थिर दर से नहीं घूमती है। यह पहला स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है, द अर्थ मूव्स फास्टेस्ट एट पेरिहिलियन एंड स्लोएस्ट एपिहिलियन। कल हमने अपसौर और उपसौर के बारे में बात किया था। और आप लोग अगर चाहोगे, चाहोगे क्या, अभी तो हम लोग मान लीजिए आईएएस और पीसीएस की केवल क्लासेस चल रही है ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन अगर आपकी डिमांड हुई तो हम पीजीटी, टीजीटी, केंद्रीय विद्यालय, बिहार का जो एग्जाम आने वाला है टीचर्स का, राजस्थान का एग्जाम है, नवोदय का एग्जाम है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उन सभी के लिए हम एक बैच लेकर आप सभी के लिए आ जाएंगे। तो इसका भी आप लाभ उठाओगे, जो उसमें हम केवल ज्योग्राफी के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये है। तो द कंसीडर, ठीक है, तो ये दो आपको देखना, पृथ्वी पेरिहिलियन पर उपयुक्त कथनों में से किस नियम के माध्यम से सत्य है। ओम का लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और केपलर सेकेंड लॉ। तो दोस्तों केपलर का जो दूसरा नियम है वो सही है, क्योंकि केपलर के नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है वो उनकी गति के बारे में केपलर का नियम जो है बताता है। केपलर का नियम यह कहता है कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है, अंडाकार है, जिसमें सूर्य से वह दो बार वर्ष में दो बार सूर्य के सामने उसका मुख आता है और ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली जो रेखा है उसके समय के अंतराल के दौरान ये एक समान क्षेत्र में जो है इसका फैलाव हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स रिवॉल्विंग राउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन है मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मेटियोर्स। आपको बताना है भैया राइट आंसर क्या है। और इस इमेज को आप देखिए, ये आपको जुपिटर यानी कि बृहस्पति नजर आ रहा है और ये मार्स यानी कि मंगल नजर आ रहा है। इसके बीच की जो पेटी है इसे कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट्स। ठीक, और यहाँ पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड्स। तो जिन्होंने भी कहा एस्ट्रॉइड्स बी, वो सभी के उत्तर जो है मेरे दोस्त वो सही। तो ये रहा आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो पसंद आएगा। कल फिर 7 बजे हम लोग यूनिवर्स और सोलर सिस्टम पर आधारित और भी प्रश्न लेकर आएंगे। तो ये टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज चलेगा। अपने विचार दीजिए कि कैसा लगा ये सेशन और अपने मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग और आपका सहयोग जब रहेगा तभी हम कुछ धमाका कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो एक एक अंक से जो है कहते हैं ना बूंद बूंद घड़ा भरता है, तो एक एक सब्सक्राइबर से जो है ये चैनल बड़ा बन सकता है, जो कि आपके सहयोग के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।